हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की पहली अपडेट आ रही है भारत की स्टॉक मार्केट को लेकर। दरअसल आज लोकसभा चुनावों के नतीजों की घोषणा होनी थी, लेकिन भारत की शेयर मार्केट में दिवाली पिछले कल ही बना दी गई है। पिछले कल सेंसेक्स ने भारत के इतिहास में पहली बार 76,738 पॉइंट्स को टच किया है, जो कि पिछले कल तक सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई था। एंड ये तो रिजल्ट से पहले का ट्रेलर है, आज तो एक्चुअल में नतीजों की घोषणा होनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि सेंसेक्स दिन के स्टार्टिंग में ही 77,000 पॉइंट्स को क्रॉस करके दोबारा से एक नया लाइफ टाइम हाई फिगर को अचीव कर सकता है और हो सकता है कि 78,000 पॉइंट्स को भी टच कर ले। रिपोर्ट के मुताबिक बीएसई के ऊपर 300 से ज्यादा कंपनीज के स्टॉक्स पिछले कल 52 वीक्स हाई के ऊपर चल रहे थे। सेम स्टोरी निफ्टी की भी है। मार्केट प्लेयर्स को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बहुत ही बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत में जो रिसेंटली लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं उस पर हुई धांधली को लेकर। दरअसल पिछले कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिशियल्स ने न्यू दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार सर ने जानकारी दी है कि इस साल के जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं इनमें भारत के इलेक्शन कमीशन ने 10,000 करोड़ रुपए सीज किए हैं, यानी पूरे भारत से 10,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है, जिसका इस्तेमाल इलेक्शंस के दौरान वोट्स खरीदने के लिए किया जाना था। अब ये न्यूज हमने अपनी टॉप 10 में इसलिए रखी है क्योंकि किसी भी लोकसभा इलेक्शंस में ये रिकवरी का आज तक का सबसे बड़ा अमाउंट है। पिछली बार जो साल 2019 में लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें टोटल 3,477 करोड़ रुपीस की रिकवरी हुई थी। 10,000 करोड़ रुपीस साल 2019 के मुकाबले ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा अमाउंट है। एंड आप इसको यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये 1.2 बिलियन डॉलर्स बनता है, यानी अब भारत के लोकसभा इलेक्शंस में भी कई बिलियन डॉलर्स की हेराफेरी हो रही है। एंड ये सारा करप्शन का पैसा ये हम सबकी जेबों से ही ज्यादा है, और ये तो वो अमाउंट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकवर किया है। और आप सोचिए कि जो पैसा पकड़ा नहीं गया है वो अमाउंट कितनी होगी। इसके साथ ही इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी बताया कि पिछले 11 स्टेट्स में जो चुनाव हुए हैं, यानी कि जो उन्होंने असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट करवाए हैं, उनके अंदर भी 3,500 करोड़ रुपीस की रिकवरी हुई थी, यानी 400 मिलियन डॉलर्स के करीब। आई होप कि प्रधानमंत्री मोदी जी इलेक्शंस के दौरान ये जितनी भी करप्शन होती है इसके ऊपर भी कोई काम करे और कोई सख्त कानून लाए। आज की थर्ड अपडेट आ रही है कनाडा के वैंकूवर में स्थित इंडियन कॉन्सुलेट से। दरअसल आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये आ रही है कनाडा के वैंकूवर से। वहाँ पर जो भारत का कॉन्सुलेट है उसके बाद पिछले कल एक बार फिर से खालिस्तानी एलिमेंट्स इकट्ठा हुए थे और उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ पर गालियां निकाली, भारत के बारे में अपशब्द बोले, बल्कि भारत के तिरंगे झंडे को किरपान से काटकर उसके कई सारे टुकड़े कर दिए थे और फिर उनके ऊपर चढ़कर उनको आग लगा दी। और जब ये सब कुछ हो रहा था उस समय कनाडा की पुलिस उनको वहाँ पर प्रॉपर प्रोटेक्शन दे रही थी और चुपचाप मुंह उठाकर देख रही थी, यानी कि इन सब के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जबकि कनाडा के खुद के लॉज कहते हैं कि कनाडा में पब्लिक प्लेस में किरपान या तलवार को निकालना या फिर उसको यूज करना इलीगल है। केवल किसी सेरेमोनियल एक्टिविटीज में ही कनाडा के अंदर किरपान या तलवार को पब्लिक प्लेसेस में निकाला जा सकता है, जैसे कि नगर कीर्तन या फिर सिखों की कोई रिलीजियस रैली में। मगर यहाँ पर न सिर्फ पब्लिक प्लेस में किरपान और तलवारों को फ्लॉन्ट किया गया, बल्कि भारत के झंडे का भी अपमान किया गया। कानूनी तौर पर इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई तो बनती है, लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो खुद ही इस तरह के एलिमेंट्स को वहाँ पर बढ़ावा देने में लगे हैं। इस व्यक्ति का नाम मनजिंदर सिंह बताया जा रहा है। एंड अब भारत की एजेंसीज की नजर अब इसके ऊपर है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है ब्रह्मोस इंजीनियर को लेकर। दरअसल निशांत अग्रवाल नाम का एक इंजीनियर है जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस में सीनियर सिस्टम इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर तैनात था। एंड खबर आ रही है कि ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहा था। निशांत अग्रवाल को एजेंसीज ने साल 2018 में अरेस्ट किया था, जिसके बाद पता चला कि निशांत फेसबुक के ऊपर नेहा शर्मा और पूजा रंजन नाम से 2 अकाउंट्स के ऊपर पाकिस्तान की ISI एजेंसी के ऑपरेटिव्स को ब्रह्मोस मिसाइल की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन और एजेंसी का काफी सीक्रेट डेटा पास ऑन करता था। साल 2018 में अरेस्ट होने के बाद पिछले 6 साल से इसकी कोर्ट में केस चल रहा था और पिछले कल नागपुर के सेशन कोर्ट ने इस केस में अपनी फाइनल सुनवाई करते हुए निशांत अग्रवाल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुनाई है। उम्र कैद के साथ साथ निशांत अग्रवाल को 14 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी दी गई है, यानी 14 साल के लिए निशांत अग्रवाल को जेल में ज्यादा समय के लिए फिजिकल लेबर वर्क करवाया जाएगा। उसको एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित रखा जाएगा, यानी 14 साल तक एकांत कारावास में रखा जाएगा। भारी दुनिया के साथ कांटेक्ट को कम रखा जाएगा, जिसका मतलब है कि घर परिवार के लोगों के साथ मिलने की परमिशन कम दी जाएगी। इसके अलावा जेल के अंदर भी उसको कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे और हार्श लिविंग कंडीशंस में उसको रखा जाएगा। 14 साल पूरे होने के बाद फिर निशांत अग्रवाल को साधारण कारावास में शिफ्ट किया जाएगा, जहां पर कैदियों के ऊपर कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। निशांत अग्रवाल DRDO में एक अहम भूमिका के ऊपर था, इसलिए उसको स्टार्टिंग के 14 सालों के लिए इतनी स्ट्रिक्ट सजा दी गई है ताकि वो जेल में बाकी लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल ना पाए। निशांत अग्रवाल के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और उसको DRDO की तरफ से यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी दिया गया था।
लेकिन क्या फायदा, इतना होनहार होकर भी इसने देश के साथ गद्दारी की। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या कोर्ट ने जो ये सजा दी है ये कम है, ज्यादा है, या फिर देश से गद्दारी करने के लिए कोई और सजा दी जानी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 5th अपडेट आ रही है अमेरिका में इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर। एंड एक बार फिर से भारत का एक और स्टूडेंट अमेरिका में लापता हो गया है। दरअसल खबर आ रही है कि अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली इंडियन स्टूडेंट नितिशा खांडुला 28 मई से ही लापता हो गई हैं। 23 साल की नितिशा खांडुला हैदराबाद से हैं और हायर स्टडीज करने के लिए वो अमेरिका गई थी। पिछले 7 दिनों से उसका कोई भी पता नहीं लग पा रहा है। इसी के साथ पिछले महीने एक और भारतीय स्टूडेंट अमेरिका के शिकागो में लापता हो गया था। उसके बारे में भी अभी तक वहाँ की पुलिस को कुछ पता नहीं चला है और ये एक और इंडियन स्टूडेंट के मिसिंग होने का केस सामने आया है। इस साल अभी तक 12 भारतीय स्टूडेंट्स की अमेरिका में हत्या हो चुकी है। वो भी पहले इसी तरह से लापता हो गए थे एंड फिर कुछ हफ्तों के बाद उनकी बॉडीज रिकवर हुई थी। और अगर ये 2 केसेस जोड़ दिए जाएं तो टोटल संख्या 14 हो जाती है। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने नितिशा खांडुला को ढूंढने में पब्लिक की भी मदद मांगी है और एक लुकआउट नोटिस जारी किया है। आई होप कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में भारतीय स्टूडेंट की सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रॉपर स्टेप्स उठाए। आज की 6th अपडेट आ रही है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर सिचुएशन को लेकर। दरअसल पिछले कल खबर आई है कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर वहां पर तैनात एक BSF के जवान के साथ बांग्लादेश के स्मगलर्स ने मारपीट की, उसका वेपन उससे छीन लिया और उसको बॉर्डर के उस पार यानी बांग्लादेश वाली साइड ले जाने की भी कोशिश की। ये जो आप पिक्चर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये वही BSF कांस्टेबल है जिसके साथ ये घटना हुई है। दरअसल ये घटना 2 मई के दिन में 1:30 की है, जब कांस्टेबल भोला एक फेंस गेट के ऊपर अकेले ड्यूटी कर रहे थे। उस समय कई सारे बांग्लादेशी स्मगलर्स अचानक से फेंस गेट के पास आ गए, जिसके बाद BSF कांस्टेबल ने उनको वर्बल वार्निंग दी, लेकिन सामने से बांग्लादेश के स्मगलर्स ने कुछ नहीं सुना और उन्होंने कांस्टेबल भोला के ऊपर रॉड्स और डंडों के साथ सबने इकट्ठा होकर अचानक से अटैक कर दिया, जिस वजह से कांस्टेबल भोला वहां पर अकेले पड़ गए थे और उनके हाथ में जो गन थी वो भी स्मगलर्स ने छीन कर ले गए। उसके बाद वो सारे बांग्लादेशी स्मगलर्स कांस्टेबल भोला को अपने साथ बांग्लादेश की सीमा में भी लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांस्टेबल भोला ने अपने आप को किसी भी तरह उस भीड़ से बचाया और वहां से भाग गए। अभी तो खैर ये क्लियर नहीं हुआ है कि क्या स्मगलिंग अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ या फिर नहीं, लेकिन भारत ने बांग्लादेश गार्ड फोर्सेज से भी इसकी शिकायत की है, क्योंकि उनके होते हुए बांग्लादेश के स्मगलर्स भारत की साइड वाली फेंस तक कैसे पहुंच जाते हैं। वैसे कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि BSF के कांस्टेबल भोला को अपना भोलापन साइड के ऊपर रखते हुए बांग्लादेशी स्मगलर्स के ऊपर फायर खोल देना चाहिए था, ना ही उनकी पिटाई होती और दोबारा वो बांग्लादेश के स्मगलर्स भारत के सैनिकों को हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करते। आज की 7th अपडेट जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आ रही है। दरअसल ये जो आप विजुअल्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये वीडियो उस घर की है जहां पर पिछले कल 2 आतंकी छुपे हुए थे, यानी कि इस घर में पनाह ले रहे थे, जिसके बाद खबर मिलते ही पिछले कल इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एनकाउंटर करके इन दोनों आतंकियों को 72 लोगों के पास पहुंचा दिया है और ये सारे एनकाउंटर के बाद वाले विजुअल्स हैं। 2 में से एक आतंकी कश्मीर का लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग टेररिस्ट था, यानी कि सबसे ज्यादा समय तक कश्मीर में एक्टिव टेररिस्ट था, यानी कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा समय तक एक्टिव रहने वाला आतंकी था, जिसका नाम रियाज अहमद डर बताया जा रहा है और ये लश्कर तैयबा आतंकी संगठन से था। इसके साथ ही जो दूसरा आतंकी था उसका नाम रईस अहमद बताया जा रहा है। आज की 8th अपडेट आ रही है इजराइल और भारत को लेकर। पिछले कल हमने आपको बताया था कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने अचानक से इजराइल के टूरिस्ट को अपने देश में बैन कर दिया है। जैसे ये न्यूज आई उसके बाद से ही इजराइल के लोगों में काफी नाराजगी देखी गई और इजराइल की जो भारत में एम्बेसी है, इजराइल के भारत में जो एम्बेसडर हैं और कौंसल जनरल हैं, सबने इजराइल के नागरिकों से अपील करके कहा कि वो मालदीव्स की जगह भारत आएं और भारत में गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और केरला के बीचेस को विजिट करें। यहाँ पर आपको मालदीव से बेहतर लोग मिलेंगे जो भारत में आपका स्वागत करेंगे। पिछले कल इजराइल की गवर्नमेंट ट्विटर के ऊपर लिटरली भारत को प्रमोट कर रही थी। भारत की अलग अलग जगह की पिक्चर्स पोस्ट करके इनक्रेडिबल इंडिया के कैप्शन के साथ अपने देश के लोगों से अपील कर रही थी कि वो भारत की यात्रा करें। इसके साथ ही मालदीव्स के बैन के बाद इजराइल की सरकार ने मालदीव्स में प्रेजेंट अपने सभी इजरायली नागरिकों को कहा है कि वो तुरंत मालदीव से बाहर आए, वहां पर उनकी सेफ्टी का खतरा हो सकता है। आज की 9th अपडेट आ रही है ICC अवार्ड्स को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2 दिन पहले हो गई है, जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज द्वारा ज्वाइंटली होस्ट किया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर खबर आ रही है कि टीम्स को दी जाने वाली इस साल की प्राइस मनी कई गुना बढ़ा दी गई है। वैसे ICC ने तो खैर US डॉलर्स में अनाउंस किया है, लेकिन मैं आपको उनको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके एक अप्रोक्सीमेट फिगर बताऊंगा। सबसे पहले जो ICC ने T20 वर्ल्ड कप की विनर टीम होगी उसके लिए 20 करोड़ 35 लाख रुपए देने का अनाउंस किया है। उसके बाद जो रनर अप टीम होगी यानी जो फाइनल में हार जाएगी उसको 10 करोड़ 60 लाख रुपए दिए जाएंगे। सेमीफाइनलिस्ट यानी कि 3rd और 4th पोजीशन के ऊपर आने वाली टीम्स को 6 करोड़ 55 लाख रुपए दिए जाएंगे।
वहीं पर 5वीं से लेकर 8वीं पोजीशन के ऊपर जो टीम्स रहेंगी उनको 3 करोड़ 17 लाख रुपीस दिए जाएंगे, जबकि जो टीम्स 9वें स्थान से लेकर 12वें स्थान के ऊपर होंगी उन टीम्स को 2 करोड़ 5 लाख रुपीस दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो टीम्स 13 से लेकर 20 तक हैं, यानी कि जो क्वालिफाइंग स्टेजेस में ही बाहर हो जाती हैं, उनको भी 1 करोड़ 87 लाख रुपीस दिए जाएंगे। इसके साथ ही आईसीसी ने यह भी कहा है कि जो भी टीम कोई भी मैच जीतती है उनको पर मैच के लिए 25,88,000 रुपीस भी दिए जाएंगे। वैसे T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया की टीम को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या हम ये T20 वर्ल्ड कप जीत पाएंगे, हाँ या फिर ना, या फिर आपको कौन से खिलाड़ी की कमी खल रही है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की 10th अपडेट आ रही है दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि आज के दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आने हैं और इसके बाद अब ये जो पूरा जून का महीना है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके लिए दुनिया के कई सारे इंटरनेशनल लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स और फॉरेन से हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल डिग्नेटरीज को भारत में इनवाइट किया जाएगा, जिसका मतलब है कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर इस महीने काफी सारी वीवीआईपी मूवमेंट होने वाली है। इस कारण से दिल्ली पुलिस ने पिछले कल जून महीने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फनल एरिया के ऊपर जहां से लैंडिंग और टेक ऑफ होता है उसके आसपास के एरिया के ऊपर धारा 144 लगा दी है और साथ में उस एरिया में ड्रोन्स और लेजर बीम की एक्टिविटीज को बैन कर दिया है। दरअसल लैंडिंग और टेक ऑफ वाले एरिया के पास जो फ्लाइट्स का अप्रोच पाथ होता है उसके ठीक बाहर वाली साइड बाउंड्री के बाहर वहां पर कई सारे बैंक्वेट हॉल्स हैं, होटल्स और रेस्टोरेंट हैं एंड वो सब रात के अंधेरे में काफी सारी लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें लेजर बीम वाली लाइट्स भी होती हैं। अब ये जो लेजर बीम वाली लाइट्स होती हैं ये काफी पावरफुल होती हैं और जो लैंडिंग और टेक ऑफ के समय पायलट्स की आंखों में भी पड़ती हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी के मद्देनजर धारा 144 लगाकर इस एरिया में ड्रोन्स और लेजर बीम वाली लाइट्स को पूरी तरह से बैन कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।